नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 अक्टूबर 15 और 16 को इसका एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम सितंबर 2022 में होने वाला था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण जो आयोग के लगभग हर परीक्षा में बने रहते हैं, उसी के चलते 1 महीने आगे बढ़ गया था। तो इसके अंतर्गत हम लोग कुछ फैक्चुअल डाटा इसमें देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे फैक्ट तो पूछे ही जाते हैं। तो इसको हम डे के हिसाब से चलेंगे। आज से मान के चलें लगभग 33वें दिन आपका पेपर है। तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से हम लोग रिवीजन कर सकें। तो देखते हैं सबसे पहले जो हड़प्पा काल से कुछ वस्तुएं आयातित की जाती थीं, उनका कौन-सी वस्तुएं कहाँ से मंगाई जाती थी, इनके बारे में देखेंगे। जैसे कि सोना है, सोना आपका कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ सकता था कि हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, वहाँ के लोग सोना, चांदी, लाजवर्द, गोमेद ये जितनी भी तांबा वगैरह वो कहाँ से मंगाते थे? या जो अच्छा यहाँ से क्वेश्चन अगर बनाएगा, फ्रेम करेगा, तो सीधा-सा आपसे मैच करवा लेगा, सही-गलत क्या है इसमें, तो इस तरीके से। तो सोना कहाँ से हो गया आपका? सोना हो गया आपका कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। अगर हम चांदी की बात करें, ईरान और अफ़गानिस्तान से चांदी आती थी। लाजवर्द आपका बदख्शा, अफ़गानिस्तान से आता था। साथ में जो गोमेद है, वो सौराष्ट्र यानी कि जो वर्तमान का गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वो पहले सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। वहीं सेलखड़ी यानी कि जो सेलखड़ी की मोहरें मिली थीं, वो भी एक तरीके से ये लोग मँगवाते थे, वो बलूचिस्तान और राजस्थान से मँगवाते थे। साथ में अगर तांबे की बात करें, आपको पता है कि तांबा भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। तो जो खेतड़ी की खान है, अभी भी उसी के नाम से जाना जाता है, तो वहीं से तांबा मँगवाते थे। और ओमान, बलूचिस्तान, साथ में जो टिन है, वो भी ईरान और अफ़गानिस्तान से मँगवाते थे। इन सब में आप एक चीज़ कॉमन देख सकते हो, जितने भी उत्तर-पश्चिमी देश हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, आपका ये बलूचिस्तान हो, ये ओमान हो गया, ये सभी आपके पश्चिमी और उत्तरी देश हैं, जहाँ से मुख्य रूप से ये लोग अपने धातुएँ या जो भी इनका वस्तुएँ हैं, वो मँगवाते थे। आगे बात करें अगर ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियाँ थीं, इनके परिवर्तित नाम पूछ लेता है और कई बार हम लोग कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि भाई किसका नाम क्या था, तो कन्फ्यूज़न में बिल्कुल नहीं रहना है। तो जो वितस्ता थी, उसका जो वर्तमान में यानी कि आधुनिक नाम है, वो झेलम है। और जो प्राचीन नाम अस्किनी थी, वो चिनाब है, यानी कि जो अब की चिनाब और तब की अस्किनी थी। जो पुरुषनी थी, वो वर्तमान में रावी के नाम से जानी जाती है। या यूँ कहें जो रावी है वर्तमान में, वो प्राचीन काल में आपका पुरुषनी के नाम से जानी जाती थी। जो विपाशा है, वो ब्यास के नाम से जानी जाने लगी। जो सदानीरा है, वो गंडक और जो सतुत्री है, वो सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सतलज और आपका ये जो चिनाब नदी है, ये कई बार पूछी गई है। ये यानी कि अस्किनी और सतुद्री, तो इनको आप अच्छे से 6 ही नदियाँ हैं, आराम से अच्छे से याद हो सकती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात करें, कुछ अभिलेख पूछ लेते हैं कि किससे संबंधित है और इनमें किस शासक से संबंध रखते हैं और इनमें विषय क्या है। तो सबसे पहला आपका है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये पीसीएस 2022 में भी पूछा गया था। खारवेल शासक जो था उससे संबंधित है। उसमें कलिंग के चेरी शासक खारवेल के शासन की घटनाओं के बारे में इसमें जो एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में दिया गया है। साथ में जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसको गिरनार अभिलेख भी बोला जाता है। ये रुद्रदामन से संबंधित है। इसमें रुद्रदामन की जो विजय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण इसमें देखने को मिलता है। साथ में अगर हम नासिक के अभिलेख की बात करें, ये गौतमी बलश्री से संबंधित है और जो सातवाहन कालीन घटनाएँ हैं, उनके बारे में इसमें विवरण मिलता है। साथ में प्रयाग स्तंभ लेख जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपका पीसीएस 2022 में आया था। इसमें क्या है, जो समुद्रगुप्त की जो विजय हैं और नीतियाँ हैं, उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। साथ में ऐहोल अभिलेख कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंध रखता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अगर बात करें भीतरी स्तंभलेख, तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है और इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, उनका विवरण इसमें जो भीतरी स्तंभलेख है उसमें मिलता है। साथ में अगर बात करें मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है और इसमें जो विवरण है वो सैनिक उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ उत्तर वैदिक शब्द हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर वैदिक कालीन शासन में पश्चिम में राजा को किस नाम से जाना जाता था, तो वही यहाँ पे दिया गया है। अगर हम पश्चिम की बात करें, तो पश्चिम में जो उत्तर वैदिक शब्द था वो प्रतीचि बोला जाता था और वहाँ पे जो शासक था यानी कि राजा था, उसको स्वराट के नाम से जाना जाता था।
वहीं अगर हम ईस्ट यानी कि पूर्व की बात करें, पूर्व को प्राची बोला जाता था और वहाँ के जो शासक यानी राजा को सम्राट बोला जाता था। यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, सभी दिशाएं दे दी गई हैं और पूछा गया है इनमें कौन से यानी कि सीधा सा मैच द फॉलोइंग सिस्टम था, सीधा सा आपको मिलाना था कि पूर्व में कौन सा था, पश्चिम में कौन सा उत्तर, मध्य में, इस तरीके से। उत्तर की बात करें तो उत्तर में उदीची, देखो उत्तर से उ से उत्तर, उ से उदीची, और वहाँ पे क्या था, विराट, यानी कि उत्तर में देखें तो हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत बहुत ही विराट है, इस तरीके से याद कर सकते हो, उत्तर उदीची विराट। मध्य में बात करें तो मध्य में यानी राजा बीचों बीच में बैठता है, इस तरीके से याद कर सकते हो। और दक्षिण में आपका भोज है, इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो मरता है तो उसके बाद में भोज होता है, और मरता है तो उसके पैर किस तरफ कर दिए जाते हैं, वो दक्षिण की ओर कर दिए जाते हैं। पश्चिम, पासे पश्चिम और प्रासे प्रतीची, वहाँ पे क्या था, स्वराट था। तो इस तरीके से इनको याद कर सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से अच्छे से इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें अगर हम, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कौन से उपनिषद से लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उपनिषद में जो यज्ञ है उसको टूटी नाव कहा गया है, तो आपको बताना है वो कौन सा है, ये मुंडक उपनिषद है। और यहीं से जो हमारा सत्यमेव जयते है, इसका मतलब क्या है कि सत्य की ही जीत होती है, वो यहीं से लिया गया है। साथ में बात करें, यम और नचिकेत का जो संवाद है वो कठोपनिषद से मिलता है। साथ में गार्गी और याज्ञवल्क्य जो संवाद है वो बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। साथ में बात करें, जो उत्तर वैदिक काल में जो सर दर्शन है उन्हीं का बीजारोपण, यानी कि वहीं से शुरुआत हुई, उत्तर वैदिक काल से ही। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने डिस्कस किया, अगर यहाँ से आप अच्छे से इसको देखते हो तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, आप निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।